नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के इकाई 1 देखेंगे, जिसमें अध्याय 1 है और इसका नाम है, पाठ का नाम है बहुपद। ये बहुपद अध्याय में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। चलिए थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास है कक्षा 10वीं गणित देखना है। इकाई का नाम है बीज गणित। इस इकाई में हमारे पास कुल 5 अध्याय है। पहला है बहुपद, तीसरे नंबर में है एक चर वाले द्विघात समीकरण। लगभग ये दोनों सेम है, इस कारण से पहला के बाद तीसरा को लाया हूँ, जबकि दूसरा में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। चौथा में समांतर श्रेणी और पांचवा में अनुपात एवं समानुपात। ये 5 जो अध्याय हैं, इन पांचों अध्याय से मिलाकर कुल हमारे पास 20 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 1 अंक वाले हमारे पास 4 प्रश्न रहेंगे, जो विकल्प वाले, खाली स्थान या सत्य असत्य के रूप में रहेंगे। 2 अंक वाले 2 प्रश्न, 3 अंक वाले 2 प्रश्न, 6 अंक वाले 1 प्रश्न। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल हमारे पास 20 नंबर का होता है। आगे अपन देखते हैं पाठ के बारे में। जो पाठ हमें देखना है, पाठ है हमारे पास बहुपद। बहुपद के अंतर्गत जो जो चीज़ों की जानकारी होगा, उन सारी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, ताकि यदि हम प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करें तो आसानी से हमको समझ में आए। तो सर्वप्रथम बहुपद में हम देखेंगे चर क्या है। चर राशि, या उसी को चर संख्या कहते हैं, या अक्षर संख्या। अक्षर संख्या ने जिसको हम ABCD के रूप में लिखते हैं, XYZ, जो सपोज करके चलते हैं, माना कि मानते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए देखते हैं परिभाषा हमारे पास क्या दिया है। परिभाषा में हमारे पास दिया है, वे राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। वे राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता है, उसे चर राशि या अक्षर संख्या कहते हैं। उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है, जैसे अंग्रेजी में कुल 26 अल्फ़ाबेट रहते हैं, वो सारे 26 अल्फ़ाबेट इसमें समाहित हो जाएंगे। ABCD से लेकर XYZ, ये सब जो है चर राशि या चर संख्या के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अचर राशि या अचर संख्या। वे राशि जिसका मान परिवर्तित होता है, जिसका मान हमेशा परिवर्तित नहीं होता बल्कि स्थिर बना रहता है, उसका मान हमेशा समान बना रहता है, उसे बोला जाता है अचर राशि। कौन सी राशि कहा जाता है? अचर राशि। इसके अंतर्गत हमारे पास उदाहरण है, देख लेते हैं। ये अचर राशि जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता, उसका मान हमेशा समान बना रहता है, उनका मान हमेशा निश्चित बना रहता है। जैसे 1, 2, 3 कोई भी संख्या ले लें हम, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये। इसके अतिरिक्त ऋण 5, ऋण 9, 2/3, 5/7। पाई का मान भी हमेशा निश्चित होता है, पाई का मान होता है 22/7। साइन 60 डिग्री का मान हमारे पास होता है √3/2। cos 45 अंश का 1/√2 और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। यानी ये एक प्रकार से इनका भी मान निश्चित होता है, इस कारण से इनको भी हम अचर राशि या अचर संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आता है, ये देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक में हमारे पास है, इनकी परिभाषा देखें। जब किसी चर संख्या अर्थात हमारे पास AB या XY जो है वो, और अचर संख्या अर्थात संख्या यानी 1, 2, 3 या अदर जो भी संख्या रहेगा वो को, यानी चर संख्या और अचर संख्या को चारों मूल क्रियाओं द्वारा, संक्रियाओं के अंतर्गत हमारे पास योग है, घटाव है, गुणा है, भाग है। यानी योग चिन्ह से, माइनस चिन्ह से, मल्टीप्लाई से और भाग से जब इनको हम व्यक्त करते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता
है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो चर राशि है और जो अचर राशि है उनको यदि हम योग के द्वारा जैसे a प्लस b कर दें, जोड़ दिए, या a-1 कर दें, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक कहलाएगा। गुना कर दें, जैसे 2x 2 इंटू x है 2x, ये भी बीजी व्यंजक कहलाएगा। भाग के रूप में लिख दें, मान लीजिए p/q के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, तो भी ये बीजी व्यंजक कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब हम चर राशि और अचर राशि को यदि हम चार संक्रियाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से, घटाव के माध्यम से, गुना या भाग के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे बीजी व्यंजक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण हमारे पास है। बहुपद यदि किसी बीजी व्यंजक के चर राशि का घात, चर राशि यानी मान लीजिए हम एक चर राशि x लेते हैं, इसकी घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात जो है, जो पावर है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसे बहुपद कहते हैं। यानी किसी चर राशि की घात यदि पूर्ण संख्या होता है तो उसे बहुपद कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो शून्य से स्टार्ट हो गए, नहीं 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी मान के चलिए इनका घात जो है 0 1 2 3 4 5 6 जो भी इन्फिनिटी तक रहेगा वो इनके अंतर्गत आएंगे। यानी इसमें घात अगर हम देखें, जिस चर राशि की घात यदि ऋणात्मक हो तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। बटे के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो मान लीजिए, तो भी वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। रूट के रूप में है तो भी वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये तीन ही चीज़ हमेशा केयर करना। माइनस के रूप में अगर घात होगा तो भी वो परिमेय नहीं कहलाएगा। बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में रहेगा तो भी नहीं कहलाएगा। अगर किसी जैसे मान लीजिए x है तो रूट x हो गया, वर्गमूल x हो गया, तो भी ये परिमेय नहीं कहलाएगा। उसकी घात हमेशा याद रखना है आपको, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है y-2, तो यहाँ पे देखिए -2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से ये बहुपद नहीं कहलाएगा। जबकि y की पावर 2 है, y की घात 2 है, वो हमारे पास बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद कहलाएगा और ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद को पहचानने के लिए हमेशा याद रखेंगे आप, x की घात जो है हमेशा आपके पास धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और इसके अंतर्गत आपके 0 1 2 3 जो भी रहेगा वो रहेगा। इसकी घात अगर माइनस में हो, इसकी घात अगर रूट में हो, इसकी घात यदि आपके पास बटे वाली यानी भिन्न संख्या के रूप में हो, तो वो जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में देखते हैं। उसके पदों के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, इसको देख लेते हैं। पद के आधार पर हम बहुपद को कैसे काउंट करेंगे, तो इनको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे दिया किसी व्यंजक में प्लस या माइनस यानी धन या ऋण चिन्ह से पद निर्धारित किया जाते हैं। यानी पद को यदि हम गिनेंगे तो दो पदों के बीच यदि धन चिन्ह है, यदि ऋण चिन्ह है, तो उसके आधार पे हम पद को गिनती करेंगे, पद को निर्धारित करेंगे। लेकिन याद रखेंगे हमको गुना चिन्ह रहेगा और भाग का यदि चिन्ह रहेगा तो हम उसे पदों के रूप में नहीं गिनेंगे। कहने का अर्थ क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये x है, a+2 हो गया। अब यहाँ पे इसी को मैं 2x लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो इसमें अगर हम पद को काउंट करेंगे तो हमारे पास दो पद हो जाएंगे, ये 1 और ये 2। कहने का अर्थ क्या हुआ कि धन चिन्ह और ऋण चिन्हों के माध्यम से पदों का निर्धारण किया जाता है, जबकि गुना चिन्ह के द्वारा पद वही रहता है, पदों की संख्या बढ़ती नहीं। जैसे 2/1 से लिख दूंगा तो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, लेकिन यहाँ पे कितने पद है, 2 पद है। धन चिन्ह के आधार पे देखें या ऋण चिन्ह के आधार पे देखें तो ये 2 पद कहलाएगा। उसके बाद है इनके प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास पहला है एक पदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होते हैं, एक पद होते हैं, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे अभी बताया 2x
यहाँ पे दोनों के बीच गुना है, फिर भी एक पदी कहला रहा है। 4y की घात 2, ये भी यहाँ पे बीच में गुना है और ये भी क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। p/2 के रूप में लिखेंगे ये भी, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, भाग के कारण से आप इनको दो पद नहीं काउंट कर सकते, ये एक ही पद काउंट होगा, इसलिए p/2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पदी होगा। उसके बाद आता है हमारे पास द्विपदी। द्विपदी अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो। दो पद किसके आधार पे गिनेंगे, प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पे। देख लेते हैं, x + 3 यानी x धन 3, यहाँ पे x है और ये 3 है, बीच में धन चिन्ह है, इसलिए ये अलग और ये अलग, यानी 1 और 1 दो पद कहलाएंगे। उसी प्रकार से 5y का वर्ग धन y, इसमें भी धन चिन्ह के सामने 1 है, धन चिन्ह के बाद 1 है, यानी दो बहुपद का द्विबहुपद कहलाएंगे। उसके बाद है a² - b², ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, त्रिपदीय बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 3। उसी यानी प्लस और माइनस चिन्ह के आधार पे इनको देखेंगे। जैसे हमारे पास दिया है x की घात 4 धन 3, x की घात 3 धन 3 दिया है। यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह के पहले 1 है, यानी ये 1 पद, ये 2 पद और ये 3 पद। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास त्रिपदीय बहुपद है। उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा है y की घात 3 ऋण 5 y की घात 2 धन y। इसमें हम बोल सकते हैं कि ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा, बीच में ऋण चिन्ह और धन चिन्ह है, इसी के आधार पे पदों का निर्धारण किया जाता है। तीसरा उदाहरण में अगर हम लें तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन 2 है, तो इसमें भी हमारे पास 3 पद है, यानी यहाँ पे भी हमारे पास त्रिपदी है। अब घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देखते हैं, तो हमारे पास पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात क्या हो जाएगा, वह बहुपद जिसमें एक घात हो, यानी घात कितना हो, 1 हो, यानी x की जो घात रहेगा यहाँ पे वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, और 1 को तो शो नहीं किया जाता, यानी x के रूप में ही रहना चाहिए, तब उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे हमारे पास ax + b = 0 से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे देखिए x है और x की घात कुछ भी नहीं, यानी क्या है, 1 है। इसी से इनको प्रदर्शित किया जाता है जहाँ a ≠ 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप, इसको आप याद रखोगे, हमेशा पूछा जा सकता है। ax + b यानी यही वाले को रैखिक बहुपद का मानक रूप कहा जाता है, जहाँ a ≠ हमेशा 0 रहेगा। अब उदाहरण लेके चलते हैं। हमारे पास इसमें क्या दिया है, px यानी बहुपद को इनके द्वारा शो किया जाता है, निरूपित किया जाता है। px = 2x + 5 यानी 2x धन 5 जो है ये हमारे पास क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि x की घात क्या है, हमारे पास 1 है। दूसरा में लें 5y - 7, तो इसमें भी अगर चर संख्या है, इसकी घात हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 1 को तो शो नहीं किया जाता, इस कारण से यहाँ पर भी ये रैखिक बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आते हैं ये हम देख लेते हैं। द्विघाती बहुपद के अंतर्गत हमारे पास है वह बहुपद जिसमें घात 2 हो, यानी चर राशि की घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसे हमेशा ax² + bx + c = 0 से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से इनको प्रदर्शित किया जाता है। इनको हमेशा याद रखना। ये वाले द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप यानी ax² + bx + c = 0, इसी को इनका मानक रूप या व्यापक रूप कहा जाता है, जहाँ a, b और ये c वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है,
वास्तविक संख्या है और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है और सी जो है अचर पद का गुणांक है। ये भी याद रखेंगे। उदाहरण लेके चलते हैं, हमारे पास द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे, यानी जो चर राशि उसकी घात हमेशा क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² + 7, ये एक प्रकार से द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितना है, 2 है। y का वर्ग धन 2y ऋण 5, ये भी द्विघात बहुपद है, इसमें y की अधिकतम घात कितना है, 2। z का वर्ग ऋण 2/5 z धन 3, इसमें z जो है चर राशि, इसकी घात 2 है, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, द्विघाती बहुपद कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, त्रिघातीय बहुपद यानी 3 घात वाले बहुपद। हमारे पास इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद में वह बहुपद जिसमें घात 3 हो, यानी जो चर राशि है उसकी घात कितना होना चाहिए, 3, उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। इसे a x की घात 3 धन bx धन cx धन d बराबर 0 से प्रदर्शित किया जाता है, जहां a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 के बराबर ना हो। यानी x की घात हमेशा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी चर राशि की घात 3। जैसे पहला उदाहरण में देखें, 2x की घात धन 7, 2x की घात 3 धन 7, x की घात 3 है, यानी ये क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। उसके बाद है 4y की घात 3 धन y की घात 2 धन 2y ऋण 5, तो ये हमारे पास y की घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। 4z की घात 3 ऋण 2/5 z धन 3, इसमें z की घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपद की घात, यानी जो बहुपद हमारे पास रहेगा उसके घात को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। किसी बीजीय व्यंजक में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घात को बहुपद कहते हैं। यानी जो चर राशि रहेगा उस चर राशि में देखेंगे कि कौन से चर की घात सबसे ज़्यादा है, कौन से पद की घात सबसे ज़्यादा है, और उस पद की जो चर राशि है उनका घात जो रहेगा वही बहुपद का घात कहलाता है। देख लेते हैं, हमारे पास पहला उदाहरण है, क्या है हमारे पास 2x की घात 4 धन 3 x की घात 3 ऋण 5। इसमें जो सबसे बड़े घात वाले पद क्या है, ये है हमारे पास 2x की घात 4, ठीक है। अतः बहुपद की घात यानी चर राशि x है और इसकी घात कितना है, 4 है, इसमें 3 घात है और इसमें तो है ही नहीं, मान के चलो, तो x की जो 4 घात है तो बहुपद की घात भी क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। दूसरा उदाहरण में ले लेते हैं, 3a का त्रिघात ऋण 2a धन 7 a की घात 5 ऋण 3। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे अधिक घात वाला जो पद है हमारे पास है 7a⁵। यहाँ पे a की अधिकतम घात कितना है, 5, इसलिए बहुपद की घात क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है अचर बहुपद। अचर अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें केवल चर संख्या हो, जिसमें केवल कौन सी संख्या हो, चर संख्या हो, जैसे 5, इसमें हमारे पास इसमें केवल अचर संख्या हो, यानी चर संख्या जैसे x y हमारे पास नहीं रहेंगे। तो ऐसे पद जिसमें केवल संख्या हो, बीजी व्यंजक होते हैं और बहुपद भी होते हैं, ये संख्या जो है आपका बीजी व्यंजक भी कहलाएगा, बहुपद भी कहलाएगा। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। जैसे 5 को हम अचर बहुपद कहेंगे, ऋण 7 को अचर बहुपद कहेंगे, वर्गमूल 2 को भी अचर बहुपद कहेंगे। उसके बाद आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, इसके अंतर्गत हमारे पास क्या है देख लेते हैं। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जैसे हमारे पास दिया है a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के वर्ग का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b, और ये अचर पद है। यदि यहाँ पे हम देखें कि जितना भी है a बराबर भी 0, b बराबर भी 0 और c बराबर भी 0, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। 0 और इसका गुणा होगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, दूसरा पद भी 0 हो जाएगा, तीसरा पद भी 0 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है पूरा पद जो है 0 हो जाएगा, और पूरा पद 0 हो जाएगा तो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। इसकी घात अपरिभाषित रहता है, यानी इनका जो एक से जो संख्या रहती है इनका घात जो है परिभाषित नहीं रहता, और इस संख्या की घात को यदि हम शून्य मान के चलें तो ये 1 हो जाता है। मान लीजिए शून्य मान के चलें, लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया जाता है, अर्थात इसके प्रत्येक घात के बहुपद रूप में लिखा जा सकता है, यानी बहुपद के रूप में इनके घात को लिख सकते हैं। ठीक है, आपको केवल ये याद रखना है कि इनके सभी गुणांक शून्य होते हैं, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है, यानी ऑलरेडी शून्य को ही हम शून्य बहुपद कह सकते हैं। अब आता है हमारे पास बहुपद का निरूपण, यानी बहुपद को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। बहुपद का निरूपण यानी बहुपद को किससे प्रदर्शित किया जाता है। बहुपद को यदि हम लिखें तो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा लिखा जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास 3 x की घात 5 धन 3 x की घात 4 ऋण 2 x की घात 3 धन 5 है। ये इतना बड़े को बार बार हमको लिखने की ज़रूरत ना हो, इस कारण से उनको किसी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इनको हम px ले लें, चर संख्या हमारे पास क्या है x, तो इसको हम px मान के चलते हैं। तो इस रूप से सिर्फ यह पता चलता है कि वह बहुपद किस चर की है। यदि किसी बहुपद में चर x है तो उसे हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो हो गया px, दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो fx, तीसरा qx, चौथा rx, यानी यहाँ पे बहुपद जो रहेगा उसी के आधार पे इनको लिखा जाएगा। यहाँ पे बहुपद हमारे पास क्या है x है, तो हम इसको x के रूप में लिखें। मान लीजिए हमारे पास बहुपद, मान लीजिए हमारे पास क्या है y है, तो इसको हम लिखेंगे fy, py से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि बड़े बड़े या लंबे जो बहुपद है उनको बार बार लिखने के बजाय अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि वो बहुपद कौन से चर का है। ये चर राशि के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको शॉर्टकट में हम इस प्रकार से या इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय, हमारे पास ये जो शेषफल प्रमेय हैं उनको देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय ये आपका टॉपिक में है। यदि किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद, जैसे हमारे पास fx है, को रैखिक बहुपद यानी जिसका चर की घात क्या हो हमारे पास 1 हो, जैसे x माइनस a, ये चर राशि है और इसका घात कुछ नहीं यानी क्या है 1 है। यदि हमारे पास जो बहुपद fx है उनको यानी x माइनस a यानी रैखिक बहुपद से यदि भाग देते हैं तो शेषफल हमारे पास क्या आता है fa आता है। इसी fa जो आता है और यही जो प्रोसेस है इन्हीं को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है, किसी बहुपद यानी fx को यदि हम रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है fa आता है। अर्थात fa का अर्थ है कि fx का मान जब x बराबर यानी x के बराबर यदि हम a रखते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा fa आएगा। आगे और समझने का प्रयास करते हैं इसी को। यहाँ पे व्युत्पत्ति के माध्यम से पूरा ले लेता हूँ इसको, उसके बाद समझाऊंगा मैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, चलिए उपपत्ति, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस सूत्र को तो आप लोग जानते हैं। हमारे पास भाज्य क्या है fx को भाजक यानी x माइनस a से भाग देते हैं
और मान लीजिए भागफल हमारे पास QX आता है और शेष फल क्या होता है, R आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर a को यहाँ पे रखेंगे, यानी जितना भी x है उन सारे x के स्थान पर क्या रखेंगे, a रख देंगे। जैसे f(x) में a, x में a और यहाँ पे x में a, तो a माइनस a यानी दोनों कट कर क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य से कोई भी संख्या गुना होगा तो वो भी शून्य बन जाता है, प्लस r यानी क्या है हमारे पास शेष फल। और इधर हल करते हैं तो r बराबर हमारे पास fa आता है। और fa यानी जब हम r को शेष फल बोल रहे हैं तो यहाँ पे r जो किसके बराबर है, fa के बराबर है, यानी शेष फल हमारे पास क्या आ जाएगा, fa के रूप में हमें शेष फल प्राप्त होगा। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए हमारे पास बहुपद fx है, उसको हम यदि x माइनस a से भाग देते हैं तो इसके बराबर शून्य रखकर x बराबर a माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी x बराबर यदि हम a रखते हैं और हल करते हैं तो x के स्थान पे जैसे हम क्या रखते हैं, a रखते हैं, तो इसका जो मान आएगा वही शेष फल होगा। उसके बाद देख लेते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, इसमें हमारे पास क्या है, यदि px हमारे पास एक बहुपद है, एक या उससे अधिक घात वाला बहुपद, यानी एक घात या उससे ज़्यादा घात वाला बहुपद है, और a इस प्रकार की वास्तविक संख्या हो कि px बराबर शून्य हो, यानी px ये जो बहुपद है इसका मान हमारे पास क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, अर्थात यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा तो मान के चलिए हमारे पास px बराबर हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है तो मान लीजिए हम इनको भाग देंगे तो भाग देने पर हमेशा पूरा कट जाएगा, तो शेष फल हमारे पास क्या आएगा, शून्य आएगा। यहाँ पे याद रखेंगे गुणनखंड प्रमेय जो है शेष फल प्रमेय का क्या है, विस्तारित रूप है, यानी गुणनखंड प्रमेय जो है शेष फल प्रमेय का विस्तारित रूप है, ये भी याद रखोगे। उसके बाद है जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं, भाजक से भाज्य को क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेष फल शून्य यदि आता है तो वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए हम किसी को हम यहाँ पे भाग देते हैं, भाग देने के बाद शेष फल अगर शून्य आ जाए तो मान के चलिए कि जो भाजक है उस भाज्य का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा। जब भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा तो शेष फल क्या आता है, शून्य आता है। तो यहाँ पे विलोम में क्या हो जाएगा, यदि कोई भाजक किसी भाज्य का एक गुणनखंड है तब शेष फल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं बहुपदों का गुणनखंड, यानी बहुपदों को यदि हम गुणनखंड करना चाहेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी तरीका या विधि अपनाएंगे। पहला है हमारे पास उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ निकालकर हम बहुपद को क्या करेंगे, उनका गुणनखंड करेंगे। जब गणित समझाऊंगा उस समय बताऊंगा, अभी केवल यही बता रहा हूं मैं। दूसरा है सर्व समीकरण, यानी जो हमारे पास सूत्र हैं उनका प्रयोग करके उनका गुणनखंडन किया जा सकता है। तीसरा है मध्य पद को तोड़कर इनका गुणनखंड किया जाता है और इसी का उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुपद का जो गुणनखंड हम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। उसके बाद है हमारे पास बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद जो है हमारे पास, उस बहुपद का क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। किस प्रकार से उनका मान ज्ञात किया जाता है देख लेते हैं। यदि हमारे पास f(x) ये एक बहुपद है, f(x) हमारे पास बहुपद हुआ, x में कोई बहुपद है, यानी f(x) में x एक प्रकार से कोई बहुपद है, यानी चर के रूप में हमारे पास x लिया है, और k कोई वास्तविक संख्या है। k क्या है, वास्तविक संख्या है। f(x) में x को प्रतिस्थापित करने पर f(x) में यदि हम x का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या जो है f(x) का x बराबर के, यानी x जो है किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर,
अब एक्स के जगह में हम के का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो एफ एक्स का एक्स बराबर के का मान कहलाता है, इसे एफ एक्स से निरूपित किया जाता है, इससे इनको प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है उसमें यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये एफ एक्स है और इस एफ एक्स के बराबर हमारे पास है, इसमें थोड़ा कट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। अब अपने को क्या करना है, के रूप में हमारे पास क्या है, 2 है। के बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे के बराबर यदि 2 है, यानी हम क्या करेंगे कि x बराबर के का मान रखेंगे, के का मान रखेंगे यानी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे जितना भी x है उसके स्थान पे अपन क्या करेंगे, 2 रख देंगे, ये 2 और ये 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, ऋण 2 और 2 4, धन 2, ये दोनों कटेगा और हमारे पास अगर हम बोलें तो एफ एक्स का मान कितना आया, 2 आया। यानी इसी को द्विघात बहुपद का मान कहा जाएगा। यानी एफ एक्स में यदि हम एक्स बराबर के अर्थात 2 रखते हैं, उसके बाद जो हल प्राप्त होता है, यहाँ पर भी हल 2 आया है, इसी को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद का मान कहेंगे। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान जो प्राप्त हो उसको बताया। द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी हमारे पास जो द्विघात बहुपद है उनके शून्यक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, किसी बहुपद का शून्यक चर का ऐसा मान होता है जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाता है। यानी मान लीजिए द्विघात बहुपद है, द्वि यानी 2, तो द्विघात बहुपद है, जितना चर की घात होगा उतना ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद है तो इनके शून्यकों की संख्या भी हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, यानी इनका 2 मान प्राप्त होंगे। किसी बहुपद में जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उनके शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए x की घात 2 है प्लस 2x प्लस 2 है, तो x की अधिकतम घात 2 है, यानी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो मान के चलिए उनका कितना हल प्राप्त होगा, कितना मान प्राप्त होगा, 2। यानी ये कथन याद रखना है, पेपर में आ चुका है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। द्विघात, द्वि यानी 2, इसलिए 2 शून्य। त्रिघात बहुपद बोल देता 3, तो यहाँ पे शून्यक कितने हो जाते, 3 हो जाते। यानी यहाँ पे जो बोला रहेगा उसी के अनुरूप उनके हमारे पास क्या होंगे, शून्यक होंगे। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यक में संबंध। द्विघात बहुपद के जो गुणांक है और उनके जो शून्यक है उसमें हमारे पास क्या संबंध होता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुपद है जिसे हम इसको बोलते हैं a² + bx + c = 0। ये इनका यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप है या उसी को व्यापक रूप कहते हैं। अब मान लीजिए इनके 2 शून्यक हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो उनके 2 हल होंगे, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। यहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्या है, जो जहाँ पे a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास हुआ द्विघात बहुपद। इनको यदि हम हल करेंगे तो हल करने के बाद इस प्रकार से आएगा कि ब्रैकेट में x - a और दूसरे ब्रैकेट में x - बीटा, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। इनको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हल करेंगे तो x गुणित x यानी x का स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो k बाहर निकलेगा और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूला के आधार पर अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास इसका मान x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आता है। चूँकि k के साथ गुना है तो सब में k सामने में लिख दिया गया है, बस यही किया गया है। ये वाला पोर्शन आपको अगर समझ में आया होगा तो आप केयर कर लेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है, x के सामने जो है वो x² का गुणांक कहलाता है। इसमें a है तो इसमें क्या है, k है। उसके बाद x के गुणांक और चर पदों के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ पे x का वर्ग के सामने में a है, यहाँ पे x के वर्ग के सामने में k है। जब x² दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
अब एक्स वाले में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक्स वाले में देख लेते हैं, ये एक्स के सामने बी है और यहाँ पे एक्स के सामने क्या है, ये वाला है क्या है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद यहाँ पे के है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास के इंटू अल्फ़ा बीटा है और यहाँ पे सी है, तो सी जो है टोटल आप इसी के बराबर हो जाएंगे। आगे और देखने का प्रयास करते हैं, इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसी से दो सूत्र आएंगे, यही सूत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखिए बी बटे ऋण के बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास किसके रूप में आया, बी बटे ऋण के रूप में आया। सी बटे के का मान अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में आया। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये ऋण चिन्ह नीचे है उसको ऊपर ले गया, यानी ऋण बी बटे के बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, सी बटे के बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे आपको केयर क्या करना है, यहाँ पे के इज इक्वल टू बी रखने पर, यानी के इज इक्वल टू हमारे पास क्या रखना है, बी नहीं बल्कि क्या रखना है, ए रखना है। के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये के जगह में ए रख दिए, यहाँ पे के जगह में क्या रख दिए, ए रख दिए, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा ऋण बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा सी बटे ए, और यही सूत्र के रूप में हमको प्राप्त होता है गणित बनाते समय। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये दोनों सूत्र को आपको याद रखना है। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा ऋण बी बटे ए, ऋण बी बटे क्या ए। यहाँ पे देखिए ऋण बी क्या है, एक्स का गुणांक, यानी ऋण एक्स का गुणांक, यानी एक्स के सामने जो पद है वो पद क्या है, बी है, तो उसी को ऋण बी बटे ए और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए, जहाँ पे सी क्या है, एक प्रकार से अचर पद है और ए क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास आएगा पद, ये वाला अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। प्रयास किया हूँ मैं जितने भी बहुपद वाले जो पाठ है, इस पाठ में बेसिक जो जानकारी है, इस जानकारी को जानने के बाद यदि आप पाठ में प्रवेश करेंगे, गणित को अगर आप बनाना प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और इनका नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद यदि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, गणित बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों को इनको शेयर करना। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप इनको सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मान के चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास मैं जो भी वीडियो गणित का डालूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटीनुमा जो आकृति रहता है उसको यदि आप टच करेंगे तो मेरे द्वारा जैसी वीडियो डाला जाएगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ये गणित का पहला वीडियो है। और इसके बाद अब जो हल करते हुए, जैसे बहुपद का गुना, बहुपद का भाग, जोड़ना, घटाना, उसके बाद शेषफल प्रमेय, गुणनफल प्रमेय, शून्यकों का मान ज्ञात करना, ये सारी चीज़ों का वीडियो मैं कम समय के आधार पर बनाकर भेजने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।